नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज है 2 अक्टूबर का दिन, मतलब गांधी जयंती। और आज के इस अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन के सामान्य परिचय, उनके संघर्ष, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत और उन सब से मिलने वाली सीखों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी के सामान्य परिचय की। जैसा कि आप जानते भी हैं कि महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ, इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। पर उसके बाद वहां वकालत के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा के संबंध में वो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पर जब उनके साथ नस्ली आधार पर भेदभाव होता है, वहां पर रह रहे लोगों को जब वो सामाजिक विषमताओं के आधार पर, सामाजिक असमानताओं के आधार पर, विभेद के आधार पर, भेदभाव के आधार पर जूझते हुए देखते हैं, तब उनके अंदर संघर्ष का भाव पैदा होता है। और वहां वो निर्णय लेते हैं कि मैं इस अराजकता के खिलाफ, मैं इस निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और महात्मा गांधी आवाज उठाते हैं। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से ही अपना जो संघर्ष है वो शुरू कर दिया था। साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने न्याय के क्षेत्र में ध्वजवाहक की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। 1894 आप देखते हैं नेटाल इंडियन कांग्रेस को स्थापित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सभी समुदायों को एकजुट करना था, सभी कम्युनिटीज को इकट्ठा करना था साउथ अफ्रीका में। 1904 में आप देखते हो कि फीनिक्स आश्रम एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र निकालना था, उसका प्रकाशन सही से हो सके, लोगों तक उनकी बातें पहुंच सके, इसको सुनिश्चित करना था। आप देखते हैं कि 1906 में महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह करते हैं अपने जीवन का साउथ अफ्रीका में। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां रह रहे इंडियंस को पंजीकरण कराना अनिवार्य था, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता था, इस सब के खिलाफ। और तो और आप देखते हैं 1910 में महात्मा गांधी टॉलस्टॉय फर्म एस्टेब्लिश कर देते हैं कॉलिन वेग के सपोर्ट से। क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, वहां रह रहे इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। तो आप ये सुनते आए हैं कि महात्मा गांधी, जो कि अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, वो वहां रह रहे लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज बनकर खड़े हो गए थे और अपनी सक्रिय भूमिका निभाना उन्होंने वहां शुरू कर दिया था। जैसा मैंने बताया कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, जैसे मैंने बताया कि फीनिक्स आश्रम एस्टेब्लिश कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र निकाला जा सके। अपने जीवन का पहला सत्याग्रह वहां पर कर दिया ताकि वहां रह रहे इंडियंस के साथ जो विभेदकारी व्यवहार हो रहा है, जो भेदभाव वाला व्यवहार हो रहा है, वो ना हो। और टॉलस्टॉय फर्म एस्टेब्लिश कर दिया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस तरह के संघर्ष महात्मा गांधी उस दक्षिण अफ्रीका में करते आ रहे थे, जिसकी सामाजिक, आर्थिक, हर तरह की परिस्थितियां बिल्कुल भारतीय परिदृश्य के समान थी, भारतीय समाज के समान थी। और यही कारण भी था कि जब महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर वो 1 साल तक भारत का भ्रमण करते हैं ताकि यहां के समाज की विषमताओं को वो समझ सके, यहां की परिस्थितियों को वो जान सके, यहां के लोगों के दुख दर्द को वो समझ सके और फिर उनकी आवाज बनकर खड़े हो सके। इसके लिए 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करते हैं और उसके बाद सक्रिय राजनीति में उतरते हैं। और यहां पर जैसे ही वो सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो उनके प्रति जो एक स्वीकार्यता थी वो बड़े स्तर पर देखने को मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास भारतीय समाज जैसा ही अनुभव था दक्षिण अफ्रीकी समाज का। क्योंकि जैसा भारत का समाज वैसे ही दक्षिण अफ्रीका का समाज भी था। बहुभाषी, बहुनस्ली, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समुदाय से संबंध रखने वाले लोग, इस तरह की विविधता वाले लोग, ऐसा ही समाज वहां भी वो देख के आए थे। तो यहां पर अपने आंदोलनों को, यहां पर अपनी सक्रियता को जो महात्मा गांधी ने कायम रखा, वो उनके लिए आसान था। और भी कुछ वजह थी जिसके कारण महात्मा गांधी का भारत में उदय हो पाया, गांधी को गांधी के रूप में एक पहचान मिली। और साथियों, किसी भी घटना का या किसी भी परिणाम का, जो भी किसी भी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है परिणाम, उसकी 2 वजह होती है। एक तो कंडीशंस, परिस्थितियां, और दूसरा योग्यताएं। तो कुछ तो कंडीशंस ऐसी थी कि महात्मा गांधी को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली भारत में, और कुछ तो गांधी की भी योग्यताएं थी, कुछ तो गांधी के भी इस तरह के विचार थे कि भारतीय जनमानस ने उन्हें बड़े स्तर पर स्वीकार किया। तो भारत में गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी, भारत में गांधी के उदय का क्या कारण था? तो जैसा मैंने कहा, पहला कारण तो था परिस्थिति जन्य, कंडीशंस ऐसी बन गई थी। जैसा पहला मैंने आपको बताया कि यहां का समाज भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे दक्षिण अफ्रीका का समाज था।
तो उनके लिए यहां के समाज को समझना आसान था। परिस्थिति जन्य में ही दूसरा कारण था कि भारत के जितने भी बड़े लीडर्स थे, जैसे फिरोज शाह मेहता जी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, इन सब का देहांत हो गया था। दादा भाई नौरोजी, इनका देहांत हो गया था जब तक गांधी जी सक्रिय हुए तब तक। और बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो बुजुर्ग हो चुके थे। तो जितने बड़े लीडर थे, या तो उनका देहांत हो गया था या वो बुजुर्ग हो गए थे। तो यहां एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति बनी हुई थी। तो गांधी के प्रति स्वीकार्य भाव होना स्वाभाविक था। तीसरा कारण, जो यहां की जनमानस थी, यहां की जो जनता थी, वो उदारवादियों से तो पूरी तरह से निराशा प्राप्त कर चुकी थी। उदारवादियों से उन्हें कुछ प्राप्त हुआ नहीं था जितना वो चाह रहे थे, और उग्रवादियों में अब उन्हें उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि गांधी के आने तक आप सभी जानते हैं भारत में उग्रवाद से संबंधित, एक्सट्रीमिस्ट से संबंधित कई सारी एक्टिविटीज हो चुकी थी जिसमें सफलताएं नहीं मिली थी। यह भी कारण था कि गांधी के प्रति स्वीकार्य भाव आया, उनके प्रति एक्सेप्टेबिलिटी आई। और चौथी और आखिरी कंडीशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918। उसके कारण भारत में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों का शोषण, श्रमिकों का, मजदूरों का फैक्ट्री में शोषण, यह सब चल ही रहा था। इसने भी गांधी को एक अधिनायक के रूप में देखा। इन सभी शोषितों ने गांधी को एक उम्मीद की निगाह से देखा कि ये हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ये हैं जो हमारे न्याय के ध्वज के वाहक बन सकते हैं, हमारे न्याय के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी का भारत में जो उदय हो पाया, उसके पीछे, जैसा मैंने कहा, ये 4-5 कंडीशंस जिम्मेदार थी जिन्होंने गांधी का साथ भी दिया। बोलते हैं ना कि आप यदि किसी क्षेत्र में सक्रिय होते हो, जैसा वो एक डायलॉग चलता है ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ है डायलॉग। वही हो रहा था यहां पर। महात्मा गांधी भारतीय जनमानस की आवाज बनना चाह रहे थे, उनके सामाजिक आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक मंच देना चाह रहे थे। इतनी शिद्दत से वो ये सब चाह रहे थे कि परिस्थिति भी उनके अनुकूल होते जा रही थी। ऐसी सारी कंडीशंस बन गई थी कि गांधी के प्रति स्वीकार्यता समाज में पैदा हो गई थी। और जैसा कि मैंने 4-5 कारण आपको बताया, पहला, कुछ बड़े लीडर का बुजुर्ग होना या उनकी मृत्यु हो जाना। दूसरा, जनता के मन में निराशा होना, उदारवादियों से भी और उग्रवादियों से भी। तीसरा, गांधी जो हैं उनके पास दक्षिण अफ्रीका का अनुभव होना। और चौथा, भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इस तरह की कंडीशंस होना कि अराजकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, भुखमरी है, किसानों का, श्रमिकों का शोषण है। तो वो सब गांधी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। तो ये तो परिस्थितियां हो गई जिसने गांधी को भारत में एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया, उनके लिए अनुकूलताएं सृजित करी। ओके, पर यहां व्यक्ति विशेष में भी तो कुछ खास योग्यताएं होंगी, व्यक्ति विशेष में भी तो कुछ खास ऐसे क्षमताएं होंगी जिसने उन्हें उस स्तर पर पहुंचाया कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। वो चीजें क्या थी, वो उनके व्यक्तिगत गुण क्या थे? तो साथियों, यदि हम व्यक्तिगत गुणों की बात करें तो किसी के भी गुण हम उनके विचारों से जान सकते हैं। तो गांधी के विचारों को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि गांधी के विचार किन चीजों से प्रभावित थे, कहां कहां से प्रभावित थे। तो सबसे पहले हम देखें धार्मिक पक्ष। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में गीता, रामायण, उपनिषद, इन सब का बहुत बड़ा योगदान था। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में बौद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सबका बहुत बड़ा प्रभाव था। और तो और अलग अलग जो दार्शनिक लोग रहे, उनकी किताबें रहीं, अनटू दिस लास्ट के बारे में आप जानते हैं, इन सब का गांधी के विचारों पर, उनके व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और अनटू दिस लास्ट का तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो एक सिद्धांत था, सर्वोदय, मतलब सभी का सभी तरह से उत्थान होना चाहिए, वो विचार ही वहां से आया था अनटू दिस लास्ट से। खैर, तो गांधी के जो भी विचार हम आगे डिस्कस करेंगे वो सभी कहां से प्रेरित थे? गीता से, उपनिषद से, रामायण से, क्रिश्चियनिटी से, ईसा मसीह से, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, अनटू दिस लास्ट जैसी किताबों से, जहां महात्मा गांधी कभी जैनिज्म से प्रेरित होकर पंच अणुव्रत का सिद्धांत देते हैं।
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को अपने तरह से व्याख्यायित करते हैं, उसे एक नया नजरिया देने की कोशिश करते हैं और व्यावहारिकता के धरातल पर उतारते हैं और बताते हैं कि व्यावहारिक जीवन में हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ईसा मसीह के जो विचार थे वो महात्मा गांधी के अंतस में विद्यमान जो करुणा के विचार थे वो उससे कनेक्टेड माने जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक थी उसके विचारों से ही तो प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने सर्वोदय जैसा सिद्धांत दिया था। तो ये तो पहले ये पता होना चाहिए कि एक व्यक्तित्व का जो सृजन है, जो निर्माण है, वो एक प्रक्रिया के बाद होता है, एक प्रोसेस के बाद होता है। और उस प्रोसेस के क्रम में महात्मा गांधी इतनी सारी चीजों से होकर गुजरे थे जिसने गांधी को गांधी बनाया। अब वो ऐसे कौन से विचार थे? अब विचारों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आप उन विचारों को देखें जिसने लोगों को गांधी से जोड़ा। क्या थे वो विचार? साधारण जीवन शैली, जिसे आज के समय में भी हमारे राजनेता अपनाने की कोशिश करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने साधारण हैं, हमारा जीवन शैली कितनी साधारण है, कितनी सिंप्लिसिटी, ताकि लोग हमसे कनेक्ट फील करें। ये काम गांधी ने उस समय कर दिया था और केवल दिखाने के पर्पस से नहीं, वास्तविकता, मतलब पूरी वास्तविकता के साथ, पूरी रियलिटी के साथ गांधी ने वो सब किया था। तो पहला तो था गांधी की साधारण जीवन शैली। और आप सभी जानते हैं वो किस्सा भी, जब गांधी जी जाते हैं लंदन, ब्रिटेन, और वहां पर गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर उनका उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है कि एक अर्धनग्न फकीर आया हुआ है। तब गांधी जी क्या बोलते हैं, वो किस्से भी आपने सुने, कि मैं उस देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसके वस्त्र, जिसके कपड़े, जिसकी संपन्नता, जिसकी प्रोस्पेरिटी आपने छीन ली है। आपके कपड़े हमारी अर्धनग्नता का परिणाम है, रिजल्ट है। आप इसलिए कपड़े पहन पा रहे हो क्योंकि आपने हमें अर्धनग्न कर दिया है और हमारे कपड़े, हमारी संपन्नता छीन ली है हमसे। और मैं उस भारत को रिप्रेजेंट करता हूं जिसके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो फिर मैं अपने तन को कैसे ढक सकता हूं? तो गांधी की जो ये सिंप्लिसिटी वाला विचार था, ये भारत की सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत कर रहा था उस समय। गांधी जी उसको एक दर्पण के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख लो, ये भारत की रियलिटी है, मुझे देख लो, ये भारत की रियलिटी है। और इस सब ने क्या किया? इस सब ने आम जनमानस को गांधी से कनेक्ट किया। एक आम जनमानस कनेक्ट कर पा रहा था गांधी से कि हाँ, ये है लीडर जो समझ पा रहा है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा दुख क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हम किस उत्पीड़न से गुजर रहे हैं, हम किस शोषण से गुजर रहे हैं, ये व्यक्ति समझ पा रहा है। उसने गांधी को जन नेता बनाया, हम यूं कहें राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, साधारण जीवन शैली, यह भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के विचार से ही आएगा। उसका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा, उसी से तो उनकी जीवन शैली तय हुई होगी। ओके। दूसरा साथियों, जन आंदोलन। जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी से बड़े स्तर पर लोग कनेक्ट हुए, उनकी साधारण जीवन शैली से प्रभावित हो गए, और उस तरह से उन्होंने समाज की दुर्दशा को अभिव्यक्त किया अपने व्यवहार से, उनकी आवाज बने। तो इस सब ने क्या किया? इस सब ने, जैसा मैंने कहा, गांधी से लोगों को कनेक्ट कर दिया। तो क्या उत्तर भारत और क्या दक्षिण भारत, क्या पूरब और क्या पश्चिम, हर जगह का व्यक्ति, हर कम्युनिटी का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छोटे स्तर का व्यापारी हो, चाहे वो आर्टिसन, क्राफ्टमैन, शिल्पकारी का काम कर रहा हो, हर एक व्यक्ति गांधी की एक आवाज पर खड़ा हो जा रहा था गांधी के साथ। मतलब गांधी ने कोई भी आंदोलन नहीं किया, जन आंदोलन किया, जैसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। गांधी ने कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं किया जो एक कम्युनिटी विशेष का बन के रह जाए, जो एक वर्ग विशेष का बन के रह जाए, जो एक क्षेत्र विशेष का बन के रह जाए, जो एक रिलीजन विशेष का बन के रह जाए, जो एक जेंडर विशेष के लोगों का बन के रह जाए। नहीं, गांधी का हर आंदोलन राष्ट्र का आंदोलन बना। गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में रूपांतरित किया, नेशनल लेवल पर मूवमेंट करवाया पहली बार। ये जो नेशनलिज्म है, ये जो राष्ट्रीयता है, ये वाला जो भाव है समाज में, ये पहली बार गांधी ने पैदा किया। और कैसे कर पाए? क्योंकि गांधी पे लोगों को इतना भरोसा था, उनके सामान्य
जीवन शैली से लोग इतना ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे, इतना ज्यादा लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया था गांधी के लिए कि वो सभी लोग अपने जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भाषा, इन सभी मान्यताओं से ऊपर उठकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे हो गए गांधी के पास। और फिर इस देश में हम देखते हैं असहयोग आंदोलन जैसा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस देश में हम देखते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस देश में हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। एक भी ऐसा मूवमेंट नहीं था जो पूरे भारतवर्ष में प्रसारित ना हुआ। एक भी ऐसा आंदोलन नहीं था जिसने भारत के हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक नस्ल, हर एक समुदाय के व्यक्ति को कनेक्ट ना किया हो। क्यों? क्योंकि गांधी से हर वर्ग का व्यक्ति कनेक्ट कर पा रहा था। इसलिए तो गांधी एक समुदाय, एक वर्ग, एक क्षेत्र, एक भाषा को मानने वाले लोगों के नेता नहीं बल्कि पूरे भारत के नेता थे। क्यों? क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति कनेक्ट कर पा रहा था। और गांधी भी जो मुद्दे उठा रहे थे वो सभी को एड्रेस कर रहे थे। ये जो राष्ट्रीयता का मंच है गांधी ने पैदा किया, इस देश में सबसे बड़ा योगदान भी है और ये उनके विचारों से आया। कौन सा विचार? सिंप्लिसिटी का विचार। कौन सा विचार? साधारण जीवन शैली का विचार, जिसे लोग कनेक्ट कर पाए। एक नेता जन नेता बन पाया, एक नेता राष्ट्रीय नेता बन पाया, उसके द्वारा संचालित आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन पाए, देश में राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म का भाव प्रसारित हो पाए। ये सबसे बड़ी देन है महात्मा गांधी, जहां पर उन्होंने व्यक्ति को सिखाया कि अपनी जाति, अपने धर्म, अपने समुदाय, अपने क्षेत्र, अपने वर्ग से ऊपर उठ और ऐसे मुद्दों के लिए आवाज उठा जो सबका भला करें, राष्ट्र को जोड़े, नेशन को बिल्ड करें। नेशन जैसा शब्द तो पहली बार दिखाई दिया जब समाज एकजुट हुआ। ओके, तो साधारण जीवन शैली, लोगों की गांधी से कनेक्टिविटी और उस दम पर गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कर पाना, गांधी का एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर पाना। ओके, और क्या बस इतना ही? नहीं, गांधी के विचारों में एक रचनात्मकता थी, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच था। गांधी को पता था कि हम ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे, ठीक है, उनकी अवहेलना करेंगे, उनके प्रति नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी अपनाएंगे, ठीक है, उनकी पॉलिसीज को डिसओबे करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे, ठीक है, उनका नुकसान होगा पर साथ में भारत का भी नुकसान होगा। एज ए सोसाइटी हम पिछड़ जाएंगे, हमारे देश का उत्पादन, हमारे देश का प्रोडक्शन डाउन होगा, इस बात का भी उन्हें ख्याल था। तो आप देखेंगे गांधी के जितने भी आंदोलन थे, उन सभी आंदोलनों में उन्होंने रचनात्मकता को भी वरीयता दी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को भी आगे बढ़ाया और कहा कि सुनो, असहयोग आंदोलन कर रहे हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजों को बाइकआउट कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथ में अपने राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन को रुकने मत दो, स्वदेशी को बढ़ावा दो। कभी चरखा बंटवा रहे हैं ताकि व्यक्ति चरखे से कपड़े का उत्पादन करे, कभी छोटे स्तर पर लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं ताकि जो छोटा किसान है वो मिलजुल के सामूहिक स्तर पर खेती करे ताकि उसका उत्पादन बढ़ सके। कभी राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो नेशन है वो एजुकेशन के मामले में पिछड़ ना जाए। ये सब बातें भी गांधी कर रहे थे। तो आंदोलन अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, राष्ट्र का विकास अपनी जगह है, वो नहीं रुकना चाहिए, उसका ध्यान रखा गांधी। ये उनके विचारों में आपको प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलेगी, व्यवहारिकता देखने को मिलेगी। ओके, पर साथ में आप ये भी देखेंगे कि गांधी के अंदर एक गुण और था, परिस्थिति, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस के अनुसार वो पीछे हटना भी जानते थे। कब एक कदम पीछे लेना है, कब एक कदम आगे लेना है, कब समझौता कर लेना है और कब दबाव बनाना है, ये सब जानते थे। जी हां, मैं बात करने वाला हूं गांधी जी के दो प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। एक था संघर्ष विराम संघर्ष का सिद्धांत और एक था दबाव समझौता दबाव का सिद्धांत। क्या था संघर्ष विराम संघर्ष का सिद्धांत? क्या था? नाम से समझ में आ रहा है, संघर्ष विराम संघर्ष। संघर्ष, संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए, फिर विराम, थोड़ा सा पॉज ले लो और फिर संघर्ष करो। ये क्या था?
दूर से देखने पे लगेगा गांधी क्या कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहे हैं फिर पीछे हट जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? अरे ये कोई गलत बात नहीं है, ये परिस्थितियों वश उत्पन्न हुए रणनीतियां थी, एफर्ट्स थे। देखो गांधी को पता था कि हम जब कोई भी आंदोलन करते हैं उसमें टाइम लगता है, और समाज की संघर्ष करने की शक्ति, बलिदान सहने की शक्ति सीमित है। भाई कोई भी व्यक्ति कितना संघर्ष करेगा? कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी धंधा व्यापार छोड़कर आंदोलन के लिए सड़क पर कितने दिन के लिए उतरेगा? एक लिमिट होगी ना। कोई भी व्यक्ति कितना बलिदान देगा, कितना सेक्रीफाइस करेगा, कोई एक लिमिट तो होगी ना। तो गांधी को पता था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है, और इस लंबी लड़ाई में संघर्ष करते करते कई बार लोग हताश भी होंगे, पीछे की ओर भी जाएंगे, डिमोटिवेट भी होंगे। तो जब यह लगने लगे कि अब लोग बलिदान नहीं दे पा रहे हैं, संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा विराम ले लो, मतलब उस समय चीजों को थोड़ा रोक दो, और फिर लोगों की सामूहिक शक्ति को, कलेक्टिव पावर को इकट्ठा करो, और फिर एक नई सिरे से अगले संघर्ष की शुरुआत करो, क्योंकि करते रहना पड़ेगा। मतलब बड़ी लड़ाई जो है वो धैर्य मांगती है, वो संयम मांगती है। कोई भी अच्छा बड़ा परिणाम एक प्रक्रिया के बाद आता है, एक प्रोसेस के बाद आता है। आपको कुछ भी इंस्टेंट, कुछ भी तुरंत, कुछ भी जल्दी नहीं मिलेगा। बिना धैर्य बिना संयम के आपको कुछ नहीं मिलेगा, और एक कदम समय अनुसार पीछे आना होता है और आना चाहिए, और नहीं आ पा रहे हो तो आपको लंबे रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। यह गांधी सीख दे रहे हैं। असहयोग आंदोलन के समय किया गांधी ने देखा कि भाई चोरी चोरा की घटना हो गई, चोरा चोरी की घटना, मतलब हिंसा हो गई। गांधी ने कहा हिंसा हो गई है, मैं जो मूवमेंट है वापस ले रहा हूं। लोगों को लगा कि ये तो गलत किया आपने, इतने पीक पर पहुंच चुका था मूवमेंट, आपने वापस ले लिया। गांधी ने कहा आप सोचो, हम लोगों ने हिंसा कर दी है, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी है, अब ब्रिटिशर्स को एक एथिकल ग्राउंड मिल गया है हमारे ऊपर कार्रवाई करने का। अब वो किसी भी लेवल पे जाके हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, हमारा सप्रेशन कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाके हमारे लोगों को मार सकते हैं। वो उनको एक ग्राउंड दे दिया है हमने, तो मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये कितनी आगे तक का सोचा हो भाई। मैं आपका विरोध कर रहा हूं शांतिपूर्ण तरीके से, तो आप चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। किस आधार पर मारोगे? मैं तो खड़ा हूं, मैं तो भजन गा रहा हूं भगवान के, अहिंसात्मक तरीके से बात कर रहा हूं, आप नहीं मार सकते। पर जहां मैंने थोड़ी सी भी हिंसा कर दी, जो कि भीड़ ने कर दी थी, वहां दुश्मनों को ग्राउंड मिलेगा, वो किसी भी लेवल पे जाके आपका सपरेशन करेंगे। इससे जनता को बचाना भी था, ताकि वही जनता भविष्य में बड़े बलिदान के लिए तैयार हो सके, बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो सके। ये गांधी ने किया। भले क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, भले विरोध झेलना पड़ा, पर किया, देश हित में किया। एक विजन था, एक दृष्टिकोण था। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, पर आप योगदान को मानने से इंकार नहीं कर सकते। अलग अलग विचारधारा के हमारे फ्रीडम फाइटर थे, अलग अलग विचारधारा के हमारे नेता थे। किसी की विचारधारा से आप ज्यादा सहमत हो सकते हैं, किसी से कम सहमत हो सकते हैं, पर एक बात पे आपको सहमत होना पड़ेगा कि सब लोग कर देश हित के लिए ही रहे थे। इसलिए सभी पूजनीय हैं, सभी सम्माननीय हैं। हो सकता है कुछ लोगों से गलतियां भी हुई होंगी, पर जो कुछ भी हो रहा था वो राष्ट्र के भले के लिए हो रहा था। और आज हम 2025 में बैठ के उन डिसीजंस को, उन परिस्थितियों के आधार पर उनको जज नहीं कर सकते, कम से कम नकारात्मक संदर्भ। खैर, एक और विचार की तरफ चले तो गांधी का विचार था दबाव समझौता दबाव। अब इसी पे ले लो ना भाई। गांधी जी का यह कहना था कि पहले तो आप अपने दुश्मन मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव पैदा करो, पर जब आपको यह लग रहा है कि आप कमतर पड़ रहे हो, आप कमजोर पड़ रहे हो, और सामने वाला समझौता करने के लिए तैयार है, तो थोड़ा सा समझौता कर लो उससे, फिर सही मौका पाके फिर से दबाव पैदा करो। यह भी एक तरह की प्रोसेस पे यकीन रखने को गांधी कह रहे थे कि धीरे धीरे करो भाई, धैर्य रखो, समय लगता है। जैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, भाई गांधी ने नमक सत्याग्रह किया, नमक आंदोलन किया, दांडी यात्रा, देश में सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब उस समय गांधी ने देखा कि भाई लोगों की जो हिस्सेदारी है वो कम होते जा रही है, लोगों की ऊर्जा कम होते जा रही है, क्योंकि गांधी को तो पता था कि पब्लिक एक लिमिट तक ही संघर्ष करेगी ना,
एक समय बाद उनकी एनर्जी भी कम होने लगेगी, और गांधी को यह दिख रहा था। तो गांधी ने मौका पाया कि इरविन उनके पास आया, और इरविन ने उनसे कहा कि सुनो, हम चाहते हैं कि हम आपसे समझौता कर लें, आप ये आंदोलन बंद करो और हमारे साथ गोलमेज सम्मेलन में चलो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब गांधी ने देखा कि भाई ऑलरेडी हमारा मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन वाली स्थिति में जा रहा है, लोगों की भागीदारी कम हो रही है। यदि आंदोलन नहीं रोका तो कुछ समय बाद वैसे भी वो असफल हो जाएगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अंग्रेजों के सामने, और भविष्य में हम क्या क्या कहकर इनके ऊपर दबाव पैदा करेंगे। अभी कम से कम मौका है, इरविन आया है, समझौता करने को तैयार है, हमारी स्थिति कमजोर है, तो चलो समझौता कर लेते हैं। गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी वापस ले लिया, बिना इस बात की चिंता किए कि लोग क्या कहेंगे, लोग फिर से आक्षेप लगाएंगे कि तुमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह इसको भी वापस ले लिया। पर दूरगामी दृष्टिकोण जो होता है, लॉन्ग टर्म का जो विजन होता है, खुद के ऊपर क्या आक्षेप लगेंगे, इस सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए क्या जरूरी है, ये सब यहां भी उन्होंने किया। तो ये जो दो सिद्धांत हैं, संघर्ष विराम संघर्ष और दबाव समझौता दबाव, ये हमें ये सिखा रहे हैं कि लाइफ में हमें आगे तक का देख के चलना है। हमें कभी एक कदम पीछे भी लेना पड़े तो इसमें हमें बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, एजेंडा बड़ा है, तो उसमें समय लगता है, प्रोसेस में थोड़ा यकीन रखना होता है, धैर्य रखना होता है, कभी कभी एक कदम पीछे भी लेना होता है। हर चीज को अपने ईगो से, आत्म केंद्रित होकर इस तरह से नहीं देखा जा सकता। खैर, तो ये सब रणनीतियां, ये सब विचार, ये सब प्रयास, ये वो थे जिन्होंने गांधी को गांधी बनाया, जन स्वीकार्यता दिलवाई, हमें बहुत कुछ सिखवाया, आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का बनाया, जनमानस को अपने जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम पर एकजुट होना सिखाया। ये वो विचार थे, ये गांधी के वो योगदान थे, और ये कुछ सीख थी जो हमें मिल सकती है। बाकी गांधी ने सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ विचार दिए। गांधी ने सर्वोदय का भी विचार दिया, गांधी ने सत्याग्रह का भी विचार दिया, गांधी ने इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम देखें तो ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत दिया, गांधी ने सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में कहें तो साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत दिया। कई दूसरे सिद्धांत भी गांधी ने दिए। यदि हम बात करें सर्वोदय का सिद्धांत, क्या है सर्वोदय? सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सभी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, सभी की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। सभी की मतलब सभी की, अमीर गरीब, ग्रामीण शहरी, महिला पुरुष, बुजुर्ग बच्चा, किसान श्रमिक, उद्योगपति राजनेता, हर व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए। और सुनो, हर तरह से होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में होना चाहिए। उत्थान का मतलब केवल आर्थिक उन्नति नहीं, वो तो बस एक संपन्नता है। आपके पास पैसा आ गया, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो गए, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ गई, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो गए, ठीक है, पर वो एक एस्पेक्ट है ना। वैचारिक एस्पेक्ट भी तो कुछ होता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी तो कुछ होता है, आध्यात्मिक, कई दूसरे एस्पेक्ट हैं। तो गांधी का यह कहना था कि जो अलग अलग आयाम हैं, विभिन्न आयामों में हर एक वर्ग की उन्नति हो, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में समाज के हर एक क्लासेस का, हर एक वर्ग का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, यह था सर्वोदय। और आप देखते हैं, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं और हम जब 1967 का गोलकनाथ केस देखते हैं, और वहां हम देखते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के लिए क्या कहा था कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, वे राइट्स हैं, वे स्वतंत्रताएं हैं जो हमारे लोगों के मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है, बहुआयामी विकास के लिए जरूरी है। मतलब हम मौलिक अधिकार भी अपनी पब्लिक को इसलिए दे रहे हैं ताकि हर आयाम में इसका विकास हो सके। मतलब उन्हीं तरह के विकासों की बात आज हम कर रहे हैं जिनकी बात महात्मा गांधी उस समय कर गए। क्योंकि केवल अर्थ को केंद्र में रख के चलना विकास का सूचक नहीं है। केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप अपनी स्थिति बेहतर कर दें और आप सोचें कि हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। डेवलपमेंट, विकास एक बड़ा शब्द है,
जिसके अंतर्गत जो पब्लिक है वो इकोनॉमिकली, एथिकली, स्पिरिचुअली, हर एस्पेक्ट में पहले से बेहतर हो रही हो। यह गांधी का सर्वोदय का विचार था और यह भी एक कारण था जिसने उन्हें जन स्वीकार्यता दिलवाई, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व का दर्जा प्रदान किया, क्योंकि राष्ट्रीय नेता है, सबकी बात कर रहे हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं। यदि हम पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बोलें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में गांधी का विचार था ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतें होना चाहिए। इकोनॉमिक क्षेत्र में उनका विचार था कि कुटीर उद्योग, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए, हैवी इंडस्ट्री, बड़े उद्योग नहीं करने चाहिए। अब इन दोनों विचारों को देखिए, इन दोनों में क्या छुपा हुआ है कि गांधी जी उस जन सामान्य की बात कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, जो पिछड़े क्षेत्र में रह रहा है, जो दूरस्थ क्षेत्र में रह रहा है, जो रिमोट एरिया में रह रहा है, जो मेट्रो सिटी, बड़े शहर, महानगर में नहीं रह रहा है। गांधी को इस बात का इल्हाम था, ज्ञान था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। गांधी को इस बात का पूरी जानकारी थी कि भारत का विकास गांव के विकास से सुनिश्चित होगा, यह पता था। इसलिए तो गांधी कह रहे थे ना कि देखो भाई, पंचायतें स्थापित करो। क्यों? बोले गांव का जो आदमी है वहां जब पंचायतें स्थापित होंगी तो वो चुनाव भी लड़ेगा, और चुनाव नहीं भी लड़ेगा तो एक मतदाता के तौर पर, एक वोटर के तौर पर जब वो अपने गांव के मुखिया को, सरपंच को चुनेगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका लीडर, उसका रहनुमा, उसका नेता उसके करीब होगा, उसके पास होगा, उसकी रेंज में होगा, उसके दायरे में होगा, जिसके ऊपर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकता है, अपने काम, अपने जो लोकल लेवल के काम है वो उससे करवा सकता है। उसके अंदर एक फीलिंग आएगी, एक अनुभूति आएगी कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे पास भी कुछ पावर है, ये राजनेता मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है। उसे एहसास होगा कि वो भी इस लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता का सिस्टम। जनता को महसूस हो कि ये मेरा सिस्टम है, मेरा बनाया हुआ है, ये मेरे कंट्रोल के लोग हैं, ये मेरे कंट्रोल में रहेंगे, ये मेरी बातें पूरी करेंगे। उसको एहसास हो, उसके अंदर राजनीतिक जागरूकता जागे, पॉलिटिकली वो अवेयर हो, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस, वो एम्पावर होगा, सशक्त होगा। ये काय से होगा? ये पंचायत से होगा। मतलब ग्रामीण स्तर का व्यक्ति भी, जमीनी स्तर का व्यक्ति भी सशक्त महसूस करे, एम्पावर्ड महसूस करे, कॉन्फिडेंट फील करे। ये गांधी ने भाव पैदा किया। कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, क्यों? बोले कुटीर उद्योग लगेंगे तो कुटीर उद्योग जो है वो कच्चे माल से चलते हैं, रॉ मटेरियल, वो तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, वो तो मिल जाएगा। और दूसरा कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग चलते हैं श्रम से, मेन पावर से। बड़ी मशीनें नहीं लगती, यहां पर स्किल लगती है, श्रम लगता है। तो मानवीय श्रम, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी जरूरत पड़ेगी छोटे उद्योगों। गांव गांव में खोलो इनको, ताकि मजदूर को, श्रमिक को अपने ही गांव में, लोकल एरिया पे रोजगार मिल जाए, उसे कहीं बाहर शहर की तरफ पलायन ना करना पड़े, और उसके काम के बिना वो उद्योग ना चल पाए, कोई बड़ी मशीन उसके काम को रिप्लेस ना कर पाए, उसको ये महसूस हो कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे होने से कुछ हो रहा है, उसको उसके श्रम का पारिश्रमिक मिल सके। घर की घर में काम मिलेगा तो कम पैसा भी कमाएगा तो सम्मान का कमाएगा, डिग्निटी वाली लाइफ जिएगा, अपने परिवार, अपने घर की स्थिति बेहतर कर पाएगा, जीवन स्तर सुधरेगा। तो गांधी किसकी बात कर रहे थे? गांधी गांव के व्यक्ति की बात कर रहे थे, जन सामान्य की बात कर रहे थे। और जन सामान्य की बात कर रहे थे और इस तरह से लोकतंत्र की जो हमारी अवधारणा है उसको मजबूत कर रहे थे। क्योंकि लोकतंत्र मतलब क्या? जहां पूरा लोक, पूरा भारत, वी द पीपल, उसमें पूरे के पूरे शामिल हो। केवल बड़े शहर के लोग, केवल एलीट क्लास के लोग, केवल पढ़े लिखे लोग नहीं, गांव का व्यक्ति भी शामिल हो। और गांधी के चाहे राजनीतिक विचार हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, हर एक में उन्होंने गांव के उस जन सामान्य को सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश करी और उसके मन में यह भाव प्रसारित करने का प्रयास किया कि तू भी कुछ है। और इस तरह से लोकतांत्रिक विचारों को व्यवहारिकता के धरातल पर उतारा, उसे मजबूत किया। तो ये गांधी का विचार था, ये गांधी थे।
जो भारत को भारत बनाने का विचार देते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का विचार देते हैं, देश के विकास और गांव के विकास को एक साथ जोड़ के देखते हैं, जनसामान्य की स्थिति सुधारने की बात करते हैं, परिस्थिति संघर्ष की स्थिति में कब एक कदम पीछे लेना है, कब संयम रखना है, कब धैर्य रखना है, प्रक्रिया पे भरोसा रख के लंबी लड़ाई कैसे लड़ना है, ये सिखाते हैं। और इसलिए गांधी इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करते हैं, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करते हैं और राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व के माध्यम से हम ये देखते हैं कि वो अपने संबोधन में खुद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वत व्यक्ति के मुख से हम सुनते हैं गांधी के लिए महात्मा जैसा शब्द। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा कहना और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता कहना इस बात का प्रमाण है कि वो किस स्तर के व्यक्तित्व रहे होंगे और हम उनसे कितना कुछ आज भी सीख सकते हैं। तो साथियों, ये एक प्रस्तुति आपके लिए छोटा सा डिस्कशन आपके सामने महात्मा गांधी को लेकर गांधी जयंती के अवसर पर, जिसके कुछ पक्ष को आप अलग अलग मौके पर मेरे मुख से पहले भी सुन चुके हैं, जब हमने अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सेक्शंस जो गांधी से संबंधित थे उन्हें अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है। बाकी ये डिस्कशन कैसा लगा, अपने विचार जरूर रखें, पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, अपना प्यार, अपना स्नेह इस चैनल के साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।